Hello and welcome back to the video of the current affairs guys with Mohit Sharma and वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एल के अकेडमी। एंड यहाँ बात करने जा रहे हैं हम आज 5 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में, जहाँ हम टारगेट करेंगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एंड सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, इस करंट अफेयर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलग अलग टर्म्स में। यानी कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपने कम्युनिटी के बारे में। सो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट, इट विल बी गुड फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक्स। देखते हैं एक बार क्या क्या टॉपिक्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद देम। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द वायरल टॉपिक। एक्चुअल में इंडिया ने यहाँ पर रशिया के साथ ट्रेड किया। भारत ने जब रशिया के साथ ट्रेड किया तो उस ट्रेड के दौरान इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा, और उस क्रूड ऑयल से परेशान होकर जो पैसा भारत ने दिया रशिया को, एक्चुअल में उसी पैसे से रशिया ने जंग लड़ी यूक्रेन के खिलाफ, और यहाँ यूएसए को सबसे ज़्यादा बुरा लगा। इसीलिए यूएसए ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जहाँ भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ। उसके अलावा हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने भारत की इकोनॉमी को डैड इकोनॉमी बोला, बट एक्चुअल में इट इज़ राइजिंग इकोनॉमी। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो सब जानेंगे। बट इंडिया की इकोनॉमी में मैं आपको बता दूं, रियलिटी में इट इज़ राइजिंग इकोनॉमी। यस, देयर आर सम लूप होल्स, बट इट स्टिल वी आर ग्रोइंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडियन पोस्ट बैंक। इंडियन पोस्ट बैंक बेसिकली भारत में वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर रही है फेस ऑथेंटिकेशन सेंटर्स। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पोस्ट बैंक को बहुत बड़े लेवल पर राइज होते हुए देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर इंडो बर्मन रिलेशंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, साथ साथ में प्रोटेक्ट किया जा रहा है वेटलैंड्स को। वेटलैंड को यहाँ प्रोटेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे रेड पांडा क्लब की, ठीक है। तो बेसिकली रेड पांडा क्यूब्स की, सॉरी, क्योंकि रेड पांडा ने, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लाइक कह सकते हैं कि एक ऐसी स्पीसीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने सिक्किम में 7 साल बाद एक बेबी को बॉर्न दिया, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल न्यूज़ इन इटसेल्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपने न्यूज़ बार बार सुनी है, मैं बार बार इसको लेकर आ रहा हूँ, बिकॉज यूएसए ने 25% टैरिफ भारत पे लगाया है, और झटका लगा है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। अब ऐसा क्यों है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही झटका क्यों लगा है? आपको पहले बता दूँ, ये सारी प्रोसेस 7 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है रिगार्डिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। भारत के जो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि जो इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, वो है बांग्लादेश और वियतनाम। रीज़न क्या है, इन पे मात्र 20% टैरिफ लगा हुआ है। इंडोनेशिया, कंबोडिया पे मात्र 19% टैरिफ लगा हुआ है। अब आप खुद सोचो, भारत के जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, अगर भारत जैसा सेम प्रोडक्ट इन कॉम्पिटिटर से चीप रेट में अगर मिल जाए, किसको, परचेज़र यानी कि बायर को, तो बायर को अगर कहीं से भी सस्ता प्रोडक्ट अगर मिल रहा है, तो वो सस्ता प्रोडक्ट बेनिफिट किसके लिए, बायर के लिए है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर, जो है कि भाई हमको ये पता चल रहा है कि अगर बायर को कहीं से सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ से जो लॉस होगा, यहाँ से जो नुकसान होगा, वो किसको होगा, इंडियन सेलर को। तो जो इंडियन सेलर है, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको बहुत बड़े लेवल पे ह्यूज लॉस देखने को मिल सकता है। इट इज़ अ बिग न्यूज़ इन इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस रेट इज़ हायर देन द टैरिफ ऑन द कॉम्पिटिटर। बांग्लादेश और वियतनाम का मैंने आपको सिचुएशन बता ही दिया, साथ साथ में इंडोनेशिया एंड कंबोडिया का बताया। तो ये चैलेंज पैदा होता है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। नाउ सी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, बट फिलहाल उससे पहले देखते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिसएडवांटेज हो रहा है। आपको बता दूं, भारत एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर है, ठीक है, इस मार्केट के अंदर। एंड नाउ यहाँ से कॉम्पिटिशन जो है भारत का कम हो रहा है। मतलब भारत का तो कंपटीशन बढ़ रहा है, बट भारत जिन लोगों के लिए कंपटीशन था, भारत हमारा जो था, लाइक बेसिकली अगर मैं बताऊं, इन लोगों के लिए इंडिया इज़ अ बिगेस्ट कंपटीशन, बिकॉज दे डोंट हैव लाइक दैट मच कैपिटल, दैट मच थिंग दैट इंडिया कैन इन्वेस्ट। सो इट इज़ अ बिग न्यूज़ इन इटसेल्फ। तो इसके बारे में हम क्या बात करेंगे वो देखते हैं। तो पहली बात, तो इंडिया के जो अपैरल एक्सपोर्टर्स हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगा है। एक्सपोर्टर में बी फोर्स टू सेल बिलो कॉस्ट टू द मेंटेन द मार्केट प्रेजेंस। अब एक बात बताओ यार, एक मार्केट में 100 रुपये का सामान बिक रहा है, आज वही सामान, वही आईफोन मुझे 80 रुपये का मिल रहा है कहीं से, मैं कहाँ से परचेज़ करूँगा? सपोज़ करो या $100 का मान लो आईफोन है, अब मैं $80 का आईफोन खरीद रहा हूँ, तो मुझे कहाँ से मैं परचेज़ करूँगा? भाई शॉपकीपर नंबर ए ये है, बी ये है, आप बोलोगे सर बी से परचेज़ करोगे आप, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, ये बंदा बेचारा अपना फ़ोन बेचने के लिए उसको कॉस्ट ही नहीं पड़ रही, उस बेचारे की जो कॉस्ट है वो 90 है, बट मार्केट में तो उसे भी स्टैंड करना है, अपना कंपटीशन में मार्केट में उसे भी तो खड़े रहना है। तो वो खड़े रहने के लिए बेचारा क्या करेगा, उसी चीज़ को 80 रुपये में बेचेगा।
वो भी 80 रुपये में बिकेगा। तो क्या वो बिलो द कॉस्ट अपनी चीज़ों को नहीं मेंटेन कर रहा है? इससे कब तक कर पाएगा? बेचारे के पास कितना पैसा होगा मार्केट में? यहाँ से क्या होगा? सबसे बड़ी बात कि जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है, फर्म चला रहा है, वो एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे अपना सेक्टर मेंटेन करना है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा भूचाल देखने को आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट के प्राइस देखो ना, तो टेक्सटाइल में बहुत बड़ी गिरावट आने को देखेगी, और धीरे धीरे आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इंडिया एक लार्जेस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहाँ सीधे यूएसए ने इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पर चोट मारी है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप रशिया से कंपटीशन करना है तो डायरेक्ट करो ना यार। इंडिया अगर रशिया से ट्रेड कर रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर भारत रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है, या क्रूड ऑयल के अलावा अगर मैं बात करूं S-400 ख़रीद रहा है, है ना, या एम्यूनेशंस ख़रीद रहा है, तो इससे दिक्कत क्या है रशिया को? ये भी तो चीज़ अपने आप में देखने वाली है। बट रशिया रशिया कह रहा हूँ, यूएसए को इससे बहुत बड़ी दिक्कत है। रशिया तो बेचारा अपना काम ही कर रहा है जैसे तैसे कर। रशिया ने तो कभी मना नहीं करा कि आप यूएसए से मत खरीदो, इंडिया ने कभी मना नहीं करा कि आप हमारे दोस्त पाकिस्तान तो दोस्ती मत बढ़ाओ, बट इंडिया तो हमेशा अपनी चीज़ों के लिए। बट यूएसए भाई ये ऐसी कंट्री है जो किसी की नहीं होती। ये वो बाप है जिसके न जाने कितने बच्चे हैं उसको खुद नहीं पता, है ना। बट ये भारत को अपना बच्चा नहीं बना पाएगा। रीज़न क्या है? कि भारत इसका बाप है उल्टी चीज़ों में। हमारे यहाँ एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी साहब, और ना जाने कैसे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की मैं बात करूँ ना, तो भाई साहब ताबड़तोड़ फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। तो कॉम्पिटिटर लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, बहुत जल्द उनको प्राइस में एज मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट में इनका मार्केट आपको ग्रोथ करते हुए दिखेगा, नो डाउट इन सर। नाउ इंडस्ट्री बॉडीज़ हैव अस द गवर्नमेंट टू इंश्योर चीपर असेट टू रॉ मटेरियल। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को, मान लो जैसे हम, मान लो कोई मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ सामान तो इम्पोर्ट करता हूँ बाहर से, तो जो भी मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ उस पर ड्यूटी कम लगा दो, उस पर टैक्स कम लगा दो, उस पर बहुत सारी चीज़ें कम लगा दो, बिकॉज यार हमें टैरिफ में तो पैसा बचाना है। तो अगर मान लो मुझे कोई सामान 100 रुपये का पहले पड़ रहा था, 90 रुपये का, कोई 90 रुपये का पड़ रहा था, तो सरकार अगर मुझे वो सामान 80 रुपये में दिलवा दे, तो यहाँ मेरी कॉस्ट में मुनाफा हो जाएगा और मैं मार्केट में टिक भी पाऊँगा। तो यहाँ सरकार को मदद करनी पड़ेगी। ओनली द गवर्नमेंट कैन हेल्प आउट, प्रोवाइड फाइनेंशियल रिलीफ। अब देखो मेरी बात सुनो, जो पैसा मैंने उधार लिया, मान लो $1000 का मैंने पैसा उधार लिया, मान लो भाई बिजनेसमैन को लॉस हो गया, उसको अपना बिजनेस अब भी कंटिन्यू करना है, क्या करेगा उस टाइम पर वो? तो उसको फाइनेंशियल रिलीफ दे दो आप। फाइनेंशियल रिलीफ मतलब टैक्स में मुनाफा दे दो। अगला, नेगोशिएशन टैरिफ रिडक्शन इन द यूएस थ्रू द ट्रेड डिप्लोमेसी। आप डिप्लोमेटिक बनो ना यार, आप उन लोगों से बात करो यार, आप लोग फ़ायदा करो। इंडिया के मार्केट का शेयर पता है कितना था? 2020 में 4.5% था, अब 5.8% हुआ। तो भाई साहब भारत ने ग्रोथ करी है यूएसए के साथ। यूएसए का शेयर कितना था आरएमजी एक्सपोर्ट में? 33% 2024 में। तो कितनी बड़ी चीज़ है। टॉप इंडियन एक्सपोर्टर, भाई कॉटन टी शर्ट में इंडिया 9.71% करता है, वुमेंस एंड गर्ल्स कॉटन ड्रेसेस में 6.52%, बेबी कॉटन गारमेंट में 5.46%। चाइना रिमेन द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ द मार्केट, बट चाइना की इकोनॉमी फॉल हुई थी 27.4% से 21% के समथिंग के लग। तो यहाँ भारत के लिए बहुत बड़ा चांस था एक्सपेंड करने का, बट अब जो हुआ है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, बट नो इशू, ठीक है। भारत उनसे कैसे ना कैसे करके उनसे छुटकारा पाएगा, उनसे निकलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं टू बूस्ट द टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, उसके लिए इंडिया टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर रोज 5% बाय FY, मतलब बेसिकली भारत का ये कहना था कि लगभग 5% की भारत की ग्रोथ दिखी है पिछले कई सालों के हिसाब से। तो भारत की ग्रोथ कितनी दिखी है? 5%। आपको पता है ये 5% से कितना पैसा मिला है भारत को? $37.7 बिलियन रुपीज़। कितना बड़ा अमाउंट है यार, मात्र 5% की ग्रोथ से। हालांकि भारत को अभी अपने आप को ग्रो करने में टाइम है, अपने आप को उस लेवल पे ले जाने में टाइम है। जी हाँ, हमारे अंदर कमियां हैं, हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम यार मार्केट में टिकने लायक नहीं है। हम मार्केट में धुआं उठाने लायक हैं। हम एक्चुअली सच बोला, टिकने लायक सच में नहीं है हम, बिकॉज हम धुआं उठाते हैं मार्केट में, सो दिस इज़ वॉट इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ, दे आर जस्ट लाइक बेसिकली इट इज़ रेजिंग। एंड हमारे यूएसए के इन चीज़ों से डिप्लोमेटिकली कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा, वाई विच वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ स्कीम फॉर द इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क टू डेवलप द मॉडर्न हब्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, ये सब यहाँ बात करेंगे। अब 7 PM यानी कि मित्र, ये क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अफेयर। आपको बता दूँ, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, ये हैं बेस्ट। सरकार ने इन पे 4,445 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करी है 27 से 28 के बीच में। क्यों?
ताकि इनको टेक्सटाइल में महारती बना सके। कोई दुनिया बोले अरे कहाँ बिजनेस करना है, भाई साहब यूपी में करना है, भाई साहब एमपी में करना है, भाई साहब गुजरात में करना है। दिस शुड बी द गोल, यस इट शुड बी द गोल एक्चुअली। स्ट्रेंथन द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड इनहेंसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ट्रेड नेगोशिएशन एंड चैलेंजेस के बारे में अगर बात करें तो इंडिया यूएस ट्रेड की अगर हम बात करें तो भैया करंटली हम आपको एग्रीकल्चर पे तो मुनाफा नहीं देंगे। अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, क्रॉप्स की बात कर रहे हो, तो कॉर्न एंड सोया जैसी चीज़ों पे जहाँ भारत सॉरी गाइस, जहाँ भारत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है, हम वहाँ तो आपको छुटकारा नहीं देंगे जो से। भाई भारत के लिए एग्रीकल्चर बहुत मेन है, एग्रीकल्चर बहुत मेन। यूएस क्या डिमांड करता है भैया, इसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिमांड कर रहा है। इंडिया कैसे कर लेगा यार, इंडिया के किसानों को कितना नुकसान होगा, इंडिया में कितने लोगों को नुकसान होगा। तो एग्रीकल्चर रिमेन अ सेंसिटिव इशू बाय बायलैटरल ट्रेड, बनता रहेगा, उसको बने रहने दीजिए, हम एग्रीकल्चर को नहीं छूने देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ द लैक ऑफ बॉर्डर ट्रेड डील लिमिट्स इंडिया एबिलिटी टू नेगोशिएशन टैरिफ रिलीफ फॉर द टेक्सटाइल। अब मीज़र नीडेड टू माइग्रेट द इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर हम देखें तो इंटरेस्ट जो होगा भाई वहाँ पर बेसिकली जो, अब मान लो कोई पैसा नहीं दे पा रहा है तो वहाँ पर सरकार को माफ़ करना पड़ेगा, लॉसेस वगैरह जो कवर करने के लिए सरकार को इंटरेस्ट में माफ़ करना पड़ेगा। ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल सरकार को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा भाई साहब, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर देखा जाए बाकी जो लोग हैं मार्केट में टिकने के लिए इनको मौका मिले। एक्सपेंड देयर एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी अपॉन यूएस से हम पूरी डिपेंडेंसी तो हटा नहीं सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में तो हम बढ़ा ही सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फास्ट ट्रैक FTA दैट इज़ वॉल बेसिकली हम यह बात कर रहे हैं इंडिया और यूके की। जैसे अभी इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ना, आपको पता होगा ना, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट जो है, तो कहीं ना कहीं ऐसे एग्रीमेंट और भी कंट्रीज़ के साथ साइन किए जाएँ जहाँ भारत की पहचान एक अलग लेवल पर देखी जा सके। सो अगर हम अपग्रेड कर दें अपने डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस को, इन्वेस्ट इन ऑटोमोबाइल्स, क्वालिटी इन्हेंसमेंट, ब्रांडिंग टू जस्टिफाई द हायर प्राइसिंग, भारत को यूएसए की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो डिप्लोमेटिक पुश की भी हमें ज़रूरत है, यूएसए के साथ रिलेशन बनाना भी तो ज़रूरी है। यूएसए कौन सा आपके साथ रिलेशन बनाना छोड़ देता है। तो 25% का जो टैरिफ लगाया ना, इसने यूएसए ने भारत को आज एक मौका दिया है अपने आप को साबित करने का कि तुम लगा लो यार जितना टैरिफ लगाना है। भारत खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा, और भारत उस चीज़ में नंबर 1 पे है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और चीज़ जो है, अगर मैं स्ट्रक्चर तैयार करूँ तो मतलब बेसिकली ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आते हैं, तो आप एक बार मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। मैंने क्वेश्चन अटैच किया हुआ है, आप मुझे बताएंगे कि यूपीएससी के जैसे क्वेश्चंस होते हैं कई बार, तो मैंने उस क्वेश्चन को आर्टिकल्स आ जाते हैं जहाँ पर मैंने यहाँ पर करंट अफेयर के अंदर मैच किया है। यू विल टेल मी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नाउ अब हम बेसिकली इसके अलावा बात करते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ अपडेट करी है, आपको ये PDF मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से यहाँ पर काम करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, बड़ा ही बेहतरीन आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट रिसेंटली सेड दैट इंडिया एज अ डेड इकोनॉमी। भाई साहब एक तो ये 25% का टैरिफ लगाते हैं। 2 न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं, बेहतरीन न्यूज़, मैं सही बता रहा हूँ। अब देखो इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी किस किस सब्जेक्ट का पार्ट है यार, इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पार्ट है, जहाँ जहाँ इकोनॉमिक पार्ट है वहाँ वहाँ ये क्वेश्चन करंट अफेयर में आने के चांसेस हैं। 25% टैरिफ, इट इज़ कनेक्टेड विद व्हाट, इट इज़ कनेक्टेड विद, कहीं ना कहीं टैरिफ लग रहा है यार, भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैरिफ लग रहा है, तो जहाँ जहाँ ये कनेक्टेड है वहाँ वहाँ इसके करंट अफेयर के आने के चांसेस है। पोस्टल बैंक का पढ़ाऊंगा यार, पोस्ट बैंक, अब जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, बैंकिंग होगी, सर्विस होगी, तो बैंकिंग एंड सर्विस से रिलेटेड है तो वो बैंकिंग एंड सर्विस में आने के चांसेस है। सो इट इज़ कनेक्टेड विद दैट। अब ये ध्यान से बात सुनिए मेरी, आप 25% टैरिफ लगाने की बात करिए, डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है। अब वो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। एक तो भारत इस चीज़ से ऑलरेडी फेस कर रहा है भाई साहब, ऊपर से बोलते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है डेड इकोनॉमी है। पता नहीं कौन से चश्मा डोनाल्ड ट्रंप पहनते हैं जिस चश्मे से उनको भारत जो है वो डेड इकोनॉमी दिखता है। और मैंने अभी शायद कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ कवर की थी जहां भारत इकोनॉमी में राइज किया, भारत अपग्रेड किया है। तो जहां एक तरफ भारत अपग्रेड कर रहा है, भारत की GDP बढ़ रही है, भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं कि ये वो है पेनल्टीज़ फॉर इंडिया मिलिट्री एंड एनर्जी परचेज फ्रॉम रशिया। यूएसए के प्रेसिडेंट साहब पेनल्टीज़ लगाने की बात कर रहे हैं। द कमेंट हैज़ ट्रिगर्ड द पॉलिटिकल स्ट्रोम इन इंडिया एंड अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, है ना, वो ट्रंप को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, है ना। अब बेसिकली उनको एक मौका भी तो मिल रहा है ट्रंप की बात को लेने का, क्या करने का, ट्रंप की बात का फ़ायदा उठाकर ब्लेम करने का, किस पे, गवर्नमेंट पे, फॉर किलिंग द इकोनॉमी। अब एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ट्रंप की बात का फ़ायदा अब यहाँ पर अपोजिशन को है। एक्चुअल में अपोजिशन अगर इतना स्ट्रांग होता,
या अपोजिशन कायदे में सच में ईमानदारी से इतने बड़े लेवल पर काम कर रहा होता तो यहाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के बराबर में टेक्निकल लायक है नहीं, बट ठीक है, फ़ायदा उठा रहे हैं, उठाने तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट लीडर्स डिफेंड द इंडिया एंड बेसिकली दे आर saying one thing that कि फ्रेगाइल 5 2013 to 1 वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 इकोनॉमीज़ में भारत ने कदम रखा है। आप समझ रहे हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। तो इतनी सारी इकोनॉमीज़ हैं, उनमें भारत बहुत बड़े लेवल पे है। अगर मैं डाटा की बात करूं, डेड इकोनॉमी हमको क्लेम करते हैं, ठीक है। माना इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 12% अपने अंदर बदलाव किए हैं, 12%, 12% मोर तक उसने अपने अंदर चेंजेस करे हैं। हालांकि आज हम 5% से 14% पे पहुंच गए। पहले हम यूएसए की इकोनॉमी के 5% पे थे, आज 14% पे है। चाइना ने 15% अपने अंदर बदलाव किए अपनी इकोनॉमी में, अपने जीडी में, है ना, अपनी ग्रोथ में। चाइना की ग्रोथ कितनी है, 15 गुना ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा, भारत की 12 गुना ज़्यादा। अभी लार्जेस्ट ग्लोबल गेनर है ये। यूएसए ने मात्र कितनी ग्रोथ करी है पिछले कुछ सालों में, मात्र 4 गुना ज़्यादा। जर्मनी और यूके की तो 3 गुना से भी कम है, और जापान तो डूबता चला जा रहा है 1995 के बाद है ना। इसे बोलते हैं बेस लाइन, इसे बोलते हैं स्लोअर ग्रोथ, इसे बोलते हैं, है ना, स्टैग्नेशंस। बेसिकली आप देखो, पहले पे अगर मैं चाइना को डिवोट कर दूं और दूसरे पे अगर मैं भारत को डिवोट कर दूं, तो क्या यूएसएस के बराबर में भी टिक पा रहा है? एक तरफ 15 टाइम्स और एक तरफ 12 टाइम्स। अब सोचो, अगर ये दोनों कंट्रीज चाइना और भारत अगर एक हो जाएं तो किस बड़े लेवल पे यूएसए को डिफीट कर सकती हैं। चाइना, भारत, रशिया और ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। समझ आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नन अदर देन ब्रिक्स। जिस दिन ब्रिक्स खड़ा हो गया भाई साहब, उस दिन यूएसए गया। यूएसए तो गियो भाई, जिस दिन ब्रिक्स खड़ा हो गया उस दिन यूएसए गया। कोई नहीं रोक पाएगा भाई साहब यूएसए को जाने से। तो इंडिया ने 1995 के बाद अगर देखा जाए तो 5% साइज़ था 1995 में भारत का यूएसए की इकोनॉमी के हिसाब से, पर आज कितना है? 14%, 12% की हमने लगभग ग्रोथ करी है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा, ग्लोबल ट्रेड शेयर की अगर मैं बात करूँ तो 1.8% था गुड्स पे और 4.5% है सर्विसेज पे। चलो गुड्स पे तो थोड़ा कम है, सर्विसेज तो बहुत बेटर है यार। आप ग्लोबली बात कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड की ग्लोबली अगर ट्रेड सर्विस, भारत कितनी सर्विस देता है पूरे वर्ल्ड में? 4.5% सर्विस दे रहा है। अब देखो ना, इंडिया इज़ नाउ अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज डेस्पाइट ग्लोबल क्राइसिस, डोमेस्टिक चैलेंजेस। आज इंडिया भारत की टॉप 5 इकोनॉमीज़ में है। दूसरा, इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इंडिया अभी ग्रो कर रहा है, इट इज़ एट ग्रोइंग स्टेज। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने खड़े हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं कि ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, देखिए पोस्ट 2011 की बात करूं तो ग्रोथ एवरेजली 6% है, पर उससे पहले जो थी ग्रोथ 8 से 9% थी। यानी कि अभी ग्रोथ में आपको डिप्रेशन देखने को मिला है। नो इशू विद दैट। आई मीन बेसिकली आई एम टेलिंग दैट कि नो डाउट इन दैट कि भारत की ग्रोथ जो है जिस लेवल से पहले बढ़ रही थी, पहले एक लड़का अगर मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था तो आज वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यहाँ बहुत लैक करी है, फेल करी है। पर अगर मैं बताऊँ डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद नोटबंदी, उसके बाद अगर डिमोनेटाइजेशन के बाद कोरोना के बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें जहाँ सरकार के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसके बाद अगर भारत इतना ग्रोथ कर रहे हैं ना तो वो इकोनॉमी ठीक है, इतना बड़ा कोई इशू वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आज भारत कम से कम ऊपर तो स्टैंड कर रहा है, टॉप 5 इकोनॉमीज़ में तो है। यस, इट इज़ अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर में भारत की अभी भी मैं अगर बात करूँ कहीं ना कहीं भारत को लो लेवल इनकम लेवल देखा गया। और सच बताऊँ तो अगर मैं डाटा से अलग बताऊँ तो एग्रीकल्चर में भारत जो है ना थोड़ा गिरा है ना। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर बताऊँ तो मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने डेवलपमेंट किया, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा हाई हो गया है ना। तो यहाँ प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस हैं भारत के लिए, जहाँ ग्रोथ जो है हमारी वो स्लो डाउन हुई है। हाई इनइक्वलिटी देखी जा रही है, 24% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन। आज भी हमारी जो 24% है ना बिलो पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन डिसाइड करेगी जिन लोगों की इनकम जो है वो 10,000 रुपये से भी कम होती है, उनके लिए BPL होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ना इनकम इनइक्वलिटी की वजह से बहुत बड़े देखी जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट गैप की बात करूँ तो फीमेल वर्कर को तो आपको पता है पार्टिसिपेशन ही नहीं दिया जाता, यूथ की ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, तो बहुत बड़े लेवल पर ये चीज़ें देखी जा रही हैं, तो जिसकी वजह से आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
पॉलिटिकली अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो तो ट्रम्प क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहा है बिकॉज इंडिया और यूएसए रशिया के रिलेशनशिप जो है वो हाइक कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाहता है भारत पे, जिससे भारत जो हो वो यूएस के साथ ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन करे और रशिया के साथ अपना इंटरेस्ट खत्म करता जाए। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल है उस बंदे का भाई, वो पकड़ा चुका है, उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल है भारत के ऊपर, यू नो, सो इट इज़ द बिगेस्ट थिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बायलेटरल ट्रेड टेंशन के बारे में, स्टेल्ड इंडियाज़ यूएसए ट्रेड टॉक्स ओवर द जीएम क्रॉप्स एंड मार्केट एसेस, ठीक है। और दूसरा टैरिफ पेनल्टीज कुड स्ट्रेन इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज फर्दरली, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं देखूं कि भाई बूस्ट हुआ है कहीं पे तो इम्प्लीमेंट पीएलआई स्कीम्स इफेक्टिवली टू डाइवर्स द बियॉन्ड द सर्विसेज, पुश लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, बट मैंने आपको बताया टेक्सटाइल में अब आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। एग्रीकल्चर एंड रूरल रिफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इनकरेज किया है यहाँ पर किसको, एग्रो प्रोसेसिंग एंड रूरल एमएसएमई जो भी हैं आपकी, है ना, स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज जो भी हैं आपकी, एंटरप्राइजेज जो भी हैं, उनके बारे में। दूसरा मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, और साथ साथ में हम देखा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे एक यूथ को, यू नो, एआई को सीखना, ठीक है, किस तरीके से सेमीकंडक्टर ईवीज में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जोमेटो स्विगी चलाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप उनके अंदर पार्टिसिपेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको साथ साथ आपको उन कंट्रीज से कॉम्पिटिट करना है, कंट्रीज़ लाइक चाइना जो आज के टाइम पे पूरा का पूरा, यू नो, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ईवी हो गए, एआई हो गए, मार्केट घिर के बैठे हुए हैं भाई। आप कैसे कॉम्पिटिट करोगे उन लोगों से? तो बेसिकली यू हैव टू प्रमोट द वोकेशनल ट्रेनिंग एंड द बेसिकली अप्रेंटिस प्रोग्राम्स वगैरह, है ना, अप्रेंटिसशिप होती है ना, जहाँ पर आप बच्चों को उनको प्रोग्राम सिखाए जाते हैं, उसी तरीके से। दूसरा बात करें तो सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो इंक्रीज द फीमेल वर्कर का जो फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन थ्रू द सेफली, चाइल्ड केयर, फ्लेक्सिबल जॉब्स दी जाएँ। अब प्राइवेट में तो बहुत सारी औरतों को मौका इसलिए नहीं दी जाता क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनको फेस करना होता है। कई बार क्या होता है, बच्चे की प्रॉब्लम भी होती है, छोटे छोटे बच्चों की इशू होता है, या वो प्रेग्नेंट होती हैं तो मैटरनिटी रिलीफ देना होता है। तो कंपनी डोंट वांट दैट, कंपनी इसलिए नहीं देना चाहती, बट दे हैव टू गिव दैट, दे हैव टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम्स टू रेज द प्रोडक्टिविटी। एंड ट्रेड डिप्लोमेसी की बात करूं भाई साहब, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी की, तो भैया एक्सपोर्ट मार्केट में तो यहाँ यूएस पे हमें डिपेंडेंसी कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अदर कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सबके साथ हमें अपने ट्रेड को इंक्रीज़ करना है। देखा जा रहा है बहुत जल्द, जो जिसको तुमने डेड इकोनॉमी बोला है ना, वो आज डेड इकोनॉमी नहीं है, वो राइजिंग ग्लोबल इकोनॉमी पावर है विथ 12 times more than the GDP growth in the 30 years. So it is a challenging, you know, we know that it is a challenging for us. हमारे अंदर लूप होल्स हैं, हमें पता है, बट भारत बहुत जल्द अपना नाम इतिहास में इस तरीके से अमर करेगा कि उसको रिप्रेजेंट करने वाला, उसके आसपास में कोई आने वाला कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरी करंट अफेयर के बारे में। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब देखो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक्चुअल में ये बैंक कहाँ खोले जाते हैं, तो इन बैंक को खोलने का जो मेन मकसद होता है वो होता है गांव में, विलेज में, जहाँ बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती है, ऐसी जगह पे जाकर बेसिकली स्टार्ट किया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस। अब तक क्या होता था, लोग अपने साइन करते थे, लोग अपने अंगूठे लगाते थे, फिंगरप्रिंट्स लगाते थे। अब मान लो किसी के बेचारे के हाथ ही नहीं है, फिंगरप्रिंट नहीं लगा पा रहा है, किसी को साइन ही नहीं करना आता, गांव में तुम चाचा से जाके बोलोगे कि अंकल ये काम कर दो, बाबा ये काम कर दो, बाबा कर पाएंगे क्या? बाबा फ़ोन में OTP देख पाएंगे क्या? हैं जो बाबा हैं या दादी हैं या दादा हैं दादी हैं, क्या वो OTP से एक्सेस ले पाएंगे क्या? क्या वो अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे क्या? क्या वो सारी डिटेल्स को ऑनलाइन वेरीफाई कर पाएंगे क्या? तो इसीलिए ज़रूरत है एक ऐसे मेथड की जो कि आधार बेस्ड फेस्ड ऑथेंटिकेशन है। इस मेथड के थ्रू अब क्या होगा, इस मेथड के थ्रू यहाँ पर आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन होगा। सिर्फ आपकी फेस आईडी को स्कैन कर कर आपको सारी डिटेल्स हो जाएंगी। अच्छा, ये जो बैंक्स होते हैं इसमें सिर्फ आप डिपॉजिट कर सकते हो, बट इससे आप लोन वगैरह नहीं ले सकते। आपको आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हो, अपनी बिजली का बिल ये सबको पे कर सकते हो, नो इशू विद दैट, बट आप इससे क्या नहीं कर सकते, इससे लोन नहीं ले सकते अदर बैंक्स की तरह। आपने सुना होगा आपकी डिपोजिशन पे बैंक आपको लोन भी देती है। नाउ बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात पोर्टल, UIDAI पोर्टल, ये आधार का पोर्टल है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पर डेवलप किया इन लोगों ने एक चीज़ कि कस्टमर्स को अलाउ करेंगे वेरीफाई देयर आइडेंटिटी यूजिंग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, रिमूविंग द नीड फॉर द फिंगरप्रिंट्स, OTPs एंड फिजिकल टच। सबसे बड़ी बात अपने आप में, ठीक है। तो की फीचर एंड बेनिफिट क्या है इसके सबसे बड़ी बात कि डिज़ाइंस फॉर द सीनियर सिटीजन।
अब जो बुज़ुर्ग हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी, बेसिकली डिफरेंटली एबल जो पर्सन है यानी कि जिनके विकलांग है बेचारे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। इंडिविजुअल्स को यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह का जो इशू था, वो सारी चीज़ें थी, उन सब से यहाँ पर छुटकारा पाया गया, उन सब से यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट देखा जाएगा। दूसरा, सिक्योर आधार ऑथेंटिकेशन है यहाँ पर, नो डिपेंडेंसी ऑन OTP डिलीवरी, ठीक है, और फिंगरप्रिंट सेंसर्स, ठीक है। फास्ट कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस होंगी, स्पीड अप अकाउंट एक्सेस होगा, फंड ट्रांसफ़र होगा, यूटिलिटी पेमेंट देखी जाएंगी। दूसरा, सेफ ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी, मान लो रिड्यूस फिजिकल कॉन्टैक्ट कम हुआ है, प्रमोटिंग हाइजीनिक बैंकिंग प्रैक्टिसेस वगैरह। आप बैंक में जाते हो, आप अपने एक पर्ची लेते हो, आप उस पर साइन कर रहे हो, फिर आप वो पर्ची किसी और को ट्रांसफ़र करते हो, इस तरीके से वो मेथड होता है। यहाँ ज़रूरत ही नहीं है इतना ड्रामा करने की, फिंगरप्रिंट लगाओ, अंगूठा लगाओ, कि एक उसी पैड पे आप अंगूठा लगा रहे हो, उसी पैड पे कोई और अंगूठा लगा रहा है, मान लो उसको बंदे को एलर्जी है तो वो आपके अंदर ट्रांसफ़र होगी, आपको बीमारी होगी उस चीज़ से। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल यार, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। आपकी सेफ्टी के लिए बैंक ये सारे डिसीजंस ले रहा है, बैंक ने यहाँ पर सारे डिसीजंस लिए। कवर ऑल बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट। बस लोन वाली सर्विस यहाँ नहीं मिलेगी, बाकी सारी सर्विसेज मिलेंगी। अलाइनमेंट विद द नेशनल मिशंस, सपोर्ट डिजिटल इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स। और उसके बाद बताऊँ तो रीइंफोर्सेस IPPB मोटो, यानी कि आपका बैंक आपके द्वार, है ना, योर बैंक एट योर डोर स्टेप, यानी कि आपके घर पे आके ये सारी चीज़ें होंगी। तो प्रमोट लेस, पेपरलेस, कैशलेस, प्रेजेंस लेस बैंकिंग सर्विसेज, है ना। बेसिकली इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी में भारत के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। अब थोड़ा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो 1 सितंबर 2018 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जहाँ 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि ये कोई भी इसमें स्टेट का रोल नहीं है, सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देख रही है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नेटवर्किंग कितनी है भाई इसकी? 1,65,000 पोस्ट ऑफिस हैं, टोटल 1,65,000 पोस्ट ऑफिस, जहाँ लगभग 1.4 लाख रूरल एरियाज़ को कवर किया जा रहा है और 3 लाख पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप देख रहे हो कितने बड़े लेवल पर रूरल एरियाज़ को यहाँ कवर किया जा रहा है। 1,65,000 में से लगभग मैं बताऊँ तो 1,04,000 रूरल एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर, या 40,000, 1,40,000 रूरल एरियाज़ को। तो यानी कि मात्र 25,000 है सिटीज़ में। तो ये क्योंकि सिटीज़ में आप मुझे बताओ, शहरों में आप मुझे बताओ, अर्बन एरिया में मुझे आप ये बताओ कि सच में इनकी ज़रूरत भी है? नहीं है ना। ज़रूरत कहाँ है इनकी? गाँव में है। जिस इंसान को नॉलेज नहीं है उस वहाँ ज़रूरत है। तो कस्टमर बेस अगर यहाँ पर बात की जाए तो 11 करोड़ का कस्टमर अक्रॉस है, लगभग 5.7 लाख विलेज टाउन्स हैं यहाँ पर। अब मैं मिशन की बात करूँ तो यहाँ पर भैया भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ना। प्रमोटेड लैश कैश इकोनॉमी, डिलीवर द अफोर्डेबल लास्ट माइल बैंकिंग सॉल्यूशन इन 13 लैंग्वेजेस। सो इट इज़ अ बिग न्यूज़ इन इटसेल्फ। बैंकिंग सेक्टर में ये रिवॉल्यूशन का काम करेगा और हो सकता है इस रिवॉल्यूशन को देखकर जो प्राइवेट बैंक हैं वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें, और क्या पता इन फ्यूचर RBI भी इसको कंपलसरी कर दे। हालांकि अगर आपने स्टेट बैंक का देखा होगा तो अगर आप स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बेसिकली आपकी पूरी वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाती है। सो इट्स अ बिग न्यूज़ इन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। चलिए, है ना। सिमिलरली पैन कार्ड के केस में भी आपने ऐसा ही देखा होगा, ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार, एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट। चलिए बात करते हैं बेहतरीन करंट अफेयर की, जो 4th करंट अफेयर। सो इस बार हम बात करेंगे 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ रामसर कन्वेंशन। आपको पता है रामसर साइट कौन सी है? जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने की, है ना, ऐसे एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने की जहाँ पर आपको देखते हैं डिफरेंट स्पीसीज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हमारे भारतीय कल्चर से जुड़े हुए जानवर या कहीं और भी, ये इंटरनेशनली बहुत सारी साइट्स हैं। अब देखिए जैसे यूनेस्को की साइट्स होती हैं, काइंड ऑफ ऐसे रामसर साइट्स हैं। तो रामसर कन्वेंशन के अंदर बहुत ही स्पेशल साइट्स आती हैं। इवेंट ऑन द इंडो बर्मन रामसर रीजन की यहाँ बात करेंगे आज के करंट अफेयर में। तो वेटलैंड कंजर्वेशन की यहाँ बात करी जा रही है, या रिस्टोरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया की बात करी जा रही है। तो अगर मैं बेसिकली बात बताऊँ तो एक जॉइंटली इनिशिएटिव है बाय द रामसाइट नेशनल फोकल पॉइंट ऑफ कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है भाई साहब? IUCN, एशियाज़ रीजनल ऑफिस अंडर द ब्रिगेड, ठीक है, दैट इज़ वॉट BRIDGE। तो बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ इसका सपोर्ट मिल रहा है। सो इट्स अ प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग ऑन नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल राम साइट्स हैं, ठीक है। अभी ग्लोबली बात करूँ तो 2500 से ऊपर रामसर साइट्स हैं, बट अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत के अंदर टोटल 91 राम साइट्स हैं एज़ पर द डाटा ऑफ PIB,
ठीक है। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डाटा यानी कि इट्स ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट जहाँ पर लीगल एंड रीजनेबल डाटा आता है। तो वहाँ से टोटल 91 साइट्स देखी गई हैं। कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द रामसर कन्वेंशंस, प्रमोट क्रॉस वाटर कॉपरेशन एंड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड द रिस्टोरेशन। अब बात करते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द IBRDA। ठीक है, तो IBRRI का हम एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्टीयरिंग कमेटी की तरह काम करेगा, यानी कि इनका काम है सब कुछ देखभाल करना। तो इंक्लूडिंग रामसर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ फ्रॉम द 5 मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो होस्ट कर रही थी एज ए सेक्रेटरीट, तो होस्टेड बाय IUCN एशियाज रीजनल ऑफिसर बैंकॉक एंड थाईलैंड। इसके बाद मैं बात करूँ तो स्टेक होल्डर कमेटी की अगर मैं बात करूँ तो प्रोवाइड टेक्निकल स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देखिए यहाँ पर। दूसरा, इंश्योर इंक्लूसिव ट्रांसपेरेंट एंड द मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट्स। इस अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक प्लान की, इसके बारे में 25 से 30 के बीच में क्या है, तो ऑफिशियली लॉन्च हुआ था फॉर द COP, ठीक है, 15। याद रखिएगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। तो यहाँ पर जो भी वेटलैंड में अभी तक लॉस हुआ है उसे रिकवर करने की यहाँ बात करी जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर रिस्टोरेशन की हम बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन के थ्रू कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, एंड प्रमोट कर रहे हैं, क्या प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन द लिवलीहुड। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही काम है कि बायोडाइवर्सिटी कंजक्शन, फ्लड कंट्रोल, क्लाइमेट बेसिकली रेजिलेंस, livelihood support for the local communities. So this is what our target is that. So Indo-Burman basically जो वेटलैंड एज ए लाइक जो टारगेट है यहाँ पर उसको पूरा किया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगले एंड द लास्ट टॉपिक के बारे में। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं जहाँ इस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। अब आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपने आप में। बट उससे पहले मुझे लगता है आपको एक चीज़ बतानी चाहिए, आप लोग मुझे बताएंगे। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में बात करता हूँ। वेटलैंड्स जितनी भी मैंने बोली हैं, ये वेटलैंड साइट्स जो मैंने बोली हैं या रामसर साइट्स के मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, देखिए आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रामसर साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपका काम है कि एटलीस्ट जो न्यू रामसर साइट ऐड हुई हैं, जितनी भी न्यू रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, उन रामसर साइट्स का डाटा कलेक्ट करो, पढ़ो, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। ये निकालो कि कौन से भारत के स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं और भारत के किस स्टेट में सबसे बड़ी रामसर साइट है। ठीक है, तो अगर आपने ये डाटा निकाल लिया तो ये डाटा आपको बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तो भैया बहुत बड़ी सक्सेस देखी गई है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, और ये गंगटोक सिक्किम की बात है। हैज़ रिपोर्टेड दैट द बर्थ ऑफ द रेड पांडा, जो रेड पांडा दिख रहा है ना, ये एक तरीके से मैं बताऊं कि इशारा करने वाली स्पीसीज़ है। ठीक है, इशारा करने वाली काइंड ऑफ, यानी कि पहले ही इशारा कर देती है। अगर मान लो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको मार दिया ना तो आप सीधे जेल जाओगे 7 से 8 साल के लिए कम से कम, और आपको बेल भी नहीं मिलेगी, नॉन वेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे आपके अगेंस्ट में। तो आफ्टर अ 7 ईयर ऑफ गैप इन्होंने एक बेबी को जन्म दिया है। ठीक है, एक बेसिकली एक क्यूब को जन्म दिया है। सो मार्किंग अ बूस्ट फॉर द बेसिकली मैं एक बात बताऊँ, एक ऐसी स्पीसीज जो लगभग लुप्त हो गई है, एक ऐसी स्पीसीज जो लगभग बहुत कम है। सो जो 7 साल में पहली बार ये रिकॉर्ड किया गया, देखा गया है कि इन्होंने जन्म दिया है, तो इन्होंने ये चीज़ें बंदी कर दी थी यार, ये बर्थ देना बंदी कर दिया था। तो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी, और अचीवमेंट क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये इंडिजीनियस है। बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें देखी जा रही हैं भाई, भारत के अंदर ये बहुत बड़े लेवल पे देखी जा रही है, इट्स ऑल इंडिजीनियस थिंग। दूसरा, हालांकि ये जो वर्ड है यूज़ कहीं और होता है, बट आई यूज़ देयर, एंड दिस अचीवमेंट कम्स अंडर द रेड पांडा कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम एम्ड प्रोटेक्टिंग द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी को यहाँ प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। अब इसका कॉमन नेम क्या है, लेसर पांडा हम इसको बोल देते हैं। सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा हर्बीवोरस है। ठीक है, हर्बीवोरस है ना। इसे हम एर्बोइल भी बोल रहे हैं, यानी कि जो पेड़ पे रहने वाला, ठीक है, वहीं पे रहने वाला, ज़्यादातर वहीं के पास रहेगा। दूसरा, इसे अकेला रहना पसंद है, ही इज़ अ सॉलिटरी। अपार्ट फ्रॉम इट ही इज़ वेरी शाय, उसको शर्म आती है उसको शर्म आती है, आप लोगों की तरह इसको भी शर्म आती है ना। सो इट इज़ द बिगेस्ट थिंग। दूसरा, यहाँ मैं बात करूँ लॉन्ग एंड बूशी टेल है, उसकी बूशी टेल देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ू हो, है ना, तो जो कि बैलेंस करती है विंटर और गर्मी के बीच में सारी चीज़ों को। नाउ अगर मैं बेसिकली साइज एंड अपीयरेंस की बात करूं, रिकॉग्नाइज्ड फॉर द क्यूट फेशियल फीचर्स। आप इसको एक बार देखो यार,
आप एक बार इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो एंड नाउ जस्ट टेल मी, क्या आपको ये सच में क्यूट नहीं लगता? डोंट यू थिंक दैट कि ये एक्चुअल में भी क्यूट है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है यहाँ पे? क्या आपको नहीं लगता? क्या आपको यहाँ देखकर नहीं लगता इसकी उसकी बुशी टेल्स के बारे में? यू नो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर कि जिसको हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक? तो दूसरा कि भाई ये एडोरेबल है डिफेंसिव स्टेंस में, मतलब यानी कि उसको पेड़ पर रहना पसंद है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो माउंटेनियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, हिमालयन रीजन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चाइना में इसके एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि देखने को मिला है। दूसरा, भारत के अंदर अगर मैं बात करूं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल, यानी कि मैं लगभग बात करूं पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर टारगेटेड है, ठीक है? तो IUCN ने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, नोट इट डाउन, IUCN ने, ठीक है, इसको रेड लिस्ट में डाला है, ठीक है? इसको IUCN रेड लिस्ट ने इसको बेसिकली बोला है एंडेंजर्ड साइट्स ने इसको बोला है अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है शेड्यूल 1 में। मतलब समझ रहे हो आप इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर गलती से आपने इसको हाथ लगा दिया ना, अगर गलती से आपने इसको मार दिया या कुछ भी कर दिया, आपने कोई भी चीज़ करने की कोशिश करी, तो उसका मतलब है आपको ऐसी जेल होगी, ठीक है? आपको ऐसी जेल होगी कि आपके बचने के चांसेस भी नहीं होंगे बेहतरीन तरीके से आप अंदर जाओगे और लंबे समय के लिए आप अंदर जाओगे, ठीक है? नाउ दूसरा, यहाँ मेजर थ्रेट्स देखे गए हैं कि हैबिटेट लॉस ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड डेक्लाइन ऑफ बैम्बूज कवर। अब यार ये ख़त्म क्यों हो रहे हैं? रीज़न तो हम ही है यार, हम ही तो रीज़न है, हम ही तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम ही तो जंगल में पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम ही तो बैम्बूज, इनको डीप फॉरेस्ट में रहना पसंद है यार, और किसी भी जानवर को डीप फॉरेस्ट में रहना पसंद है। तो ईस्टर्न हिमालयज़ में जो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आज मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ रोज़ पेड़ कट के जाते हैं यार, भर भर के। भयंकर बारिश आज यहाँ होने को देख रही है। अब एक बात बताओ, मैंने रिसेंटली आपने उत्तराखंड की न्यूज़ देखी होगी, एक नदी आई बहती हुई जो कि मानसूनल रिवर्स होती हैं। यहाँ मानसूनल रिवर सिर्फ मानसून में बहती है, बाकी कभी नहीं बहेगी, ठीक है? वो एकदम सूखी पड़ रहती है, मानसून में इतनी भयंकर बहती है ना भाई साहब। अब वहाँ पानी आया, वो आसपास के सारे एरिया को उड़ा के ले गई। क्यों लेके चली गई? डिफॉरेस्टेशन। अगर आज यहाँ फॉरेस्ट होता, जंगल होता, तो वो पानी को रोकता, पानी इतनी तेज़ ना आ पाता। भाई बैरियर का काम करता ना पेड़, जंगल बहुत बड़ा बैरियर का काम करता है भाई साहब। आप जंगल को हटा दो, आप यू नो नदी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलती है। आप नदी के बीच में आते हो, जब नदी मान लो कुछ सालों से आ नहीं रही है, कुछ ऐसे रीज़न है, आप वहाँ जाके बीच में बैठ जाते हो, तो उसकी वजह से नुकसान किसको देखने को मिलता है? आप ही को देखने को मिलता है ना। तो जो भी फ्रेगमेंटेशन, नेस्टिंग बेसिकली ट्रीज़ वगैरह या ह्यूमन डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्या है? रेड पांडा जो है एज ए इंडिकेटर स्पीसीज के नाम से हम इसे जानते हैं। इंडिकेटर क्यों? ये इंडिकेट कर देता है, मान लो कोई भी आपदा आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, इकोसिस्टम में कोई डिसबैलेंस होने वाला है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है, ये बहुत अजीब रिएक्ट करेगा, यू नो, जैसे पता नहीं क्या होगा, इसकी जान निकल गई, वो मर गया, वो बायोटिक और अबायोटिक हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। ये पहले इंडिकेटर है भाई साहब। जैसे जानवरों को सबसे पहले पता चलता है अर्थक्वेक आने वाला है, और पानी में सबसे पहले कंपन देखने को मिलती है अर्थक्वेक के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, जहाँ सारी चीज़ों को देखकर यहाँ पर पता चलता है। रोल इन इकोलॉजी की बात करूँ तो प्रोवाइड अर्ली वार्निंग ऑफ एनवायरमेंट चेंज एंड इंडिकेट द बायोडाइवर्सिटी लेवल, इकोसिस्टम हेल्थ। देख रहे हो उसका लेवल, उसका लेवल देख रहे हो, इसका रोल देख रहे हो कि भाई साहब बायोडाइवर्सिटी लेवल को इंडिकेट कर रहा है, साथ साथ में इकोसिस्टम हेल्थ को भी कंट्रोल करना, मैनेज कर रहा है, ठीक है? तो इट इज़ अ बायो इंडिकेटर, एक्ट एज अ बायो इंडिकेटर फॉर द ईस्टर्न हिमालयन फॉरेस्ट। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ ऑफ द रिसेंट बर्थ, तो ये देखा गया है पिछले 7 साल बाद लगभग इसने जन्म दिया है। तो ये यहाँ पर बेसिकली हमें इस स्पीसीज़ को बूस्ट करने की ज़रूरत है टू रिकवरी द जेनेटिक डाइवर्सिटी, रिकवरी एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो सपोर्ट इंडियाज़ बेसिकली, ठीक है, कमिटमेंट्स टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड द इको टूरिज्म। अभी भी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि किस तरीके से चंदन के पेड़ की लकड़ी जो थी वो काटी जा रही थी, जिस चंदन में पुष्पा मूवी बनी हुई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अगर फॉलो करोगे ना, अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करोगे और उसको सरकार को उसको हेल्प करने में हेल्प करोगे, है ना, तो भाई साहब उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा यार, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया,
मान लो, तो क्या बोलोगे 1972। सर जी उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्केड्यूल 1, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्केड्यूल देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो मज़ेदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। देखो यार, मैंने यहाँ पर जितनी भी करंट अफेयर में कर सकता था, चाहे बैंकिंग को लेकर हो, चाहे यहाँ पर बैंकिंग के अलावा कोई भी चीज़ को लेकर हो, मैंने सारी करंट अफेयर यहाँ पर कवर करी है। बैंकिंग स्पेशली मैंने आज 2-3 करंट अफेयर लिए हैं। टैरिफ को लेकर मैंने ली है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि जानवरों को लेकर मैंने यहाँ पर बेसिकली हमारे प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, इन सब को लेकर मैंने यहाँ इंक्लूड करा है। यहाँ मैंने रामसर साइट्स को मैंने इंक्लूड किया है। तो मैंने हर तरीके की करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर किया है। तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को देखिए बढ़िया तरीके से, आपने देखी होगी अगर, और अगर आप एंड में देख रहे हो तो आप उसको दोबारा देखिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।